जंकू फरुता एक जापान की लड़की जिसे इन 4 हैवानों ने 1.5 महीने तक उसका किया, उसे मारते थे और उसे टॉर्चर किया, वो भी एक घर में। आपको दिल्ली का निर्भया केस याद होगा, जो आज भी इंडिया का सबसे हॉररफाइंग इंसिडेंट है। और आज मैं जो इंसिडेंट बताने वाला हूँ वो दिल्ली केस से 2 गुना, 5 गुना या 10 गुना नहीं, 100 गुना ज्यादा ब्रूटल, हॉररफाइंग और डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है। दुनिया के सबसे हॉररफाइंग केस में जुनफूक केस को मेंशन ना किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये केस पूरी दुनिया में काफी ज्यादा फेमस है और कई सारे लोगों को इस केस के बारे में पता भी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस ने कई हजारों और लाखों लोगों को रुला के रख दिया था और मुझे नहीं लगता कि आपने इस केस के बारे में पूरे डिटेल में कभी सुना होगा। तो आज मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट। और मैं ये भी बताऊंगा कि जिन लोगों ने इतना हॉररफाइंग इंसिडेंट किया है वो आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं और उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। और एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आप सारी चीजें जो वहाँ हुई थी वो सुन सकते हो तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना इस वीडियो को सामने कंटिन्यू मत करना। तो ये स्टोरी शुरू से स्टार्ट करते हैं। जंकू फरुता एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी और उसकी एज सिर्फ 17 साल थी। और जंकू फरुता के फैमिली में उसके मम्मी पापा, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। और जब तक उसका ग्रेजुएशन पूरा होते रहता है वो प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में एक पार्ट टाइम जॉब करती रहती है, जहाँ पर वो अपने स्कूल के बाद जाती थी। जंकू एक काफी समझदार लड़की थी, वो डेली स्कूल जाती थी और उसके मार्क्स भी काफी अच्छे आते थे। एंड इस पूरे वजह से ही जंकू काफी ज्यादा फेमस थी पूरे स्कूल में। जंकू को कोई भी गलत आदत नहीं थी, जैसे स्मोक करना या ड्रिंक करना। एंड इसके अलावा वो काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी, एंड जिसकी वजह से वहाँ के कई सारे लोग जंकू से जलते थे। एंड इसमें से ही एक नाम है हिरोशी मियानो। इस नाम को याद रखना क्योंकि ये आगे कई बार सुनने के लिए मिलेगा। एंड हिरोशी दरअसल आगे जाकर उसे पसंद करता है, एक अच्छे वे में नहीं, एक गलत वे में। वो सिर्फ जंकू के साथ फिजिकल होना चाहता था। एंड जब ये बात वो जंकू को कहता है तो वो उसके मुंह पर मना कर देती है। एंड इसके बाद ही रियल इंसिडेंट स्टार्ट होता है। 25 नवंबर 1988 जंकू अपने काम से निकलकर घर वापस जा रही थी। एंड अचानक एक अननोन लड़का उसके बाइक को आकर टकराता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। एंड कोइंसिडेंटली वहीं पर हिरोशी रहता है। वो जल्दी से वहां पर भाग के आता है, उसको मारता है और उस अननोन लड़के को वहां से भगा देता है। एंड जिसके बाद हिरोशी उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे घर तक सेफली एंड सिक्योरली छोड़ देगा। एंड इस पूरे इंसिडेंट के बाद जंकू को हिरोशी पर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप होता है। एंड यही चीज थी जंकू की सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट जो जंकू के साथ हुआ था वो हिरोशी ने ही प्लान किया था। हिरोशी कोई नॉर्मल लड़का नहीं था, वो स्कूल का सबसे बेकार और बिगड़ेल लड़का था। वो पूरे स्कूल का सबसे बिगड़ेल तो था और सबको परेशान भी करता था। एंड हिरोशी उस टाइम एक सबसे बड़े गैंग मेंबर से दोस्ती बनाए रखा था। एंड इसी की वजह से स्कूल के सारे लड़के और लड़कियां उससे डरते थे। एंड आज तक उसके मुंह पर किसी ने मना नहीं किया था, सिर्फ जंकू फरुता के। जिसकी वजह से वो अपने गैंग मेंबर के साथ एक प्लान बनाता है ताकि वो जंकू को सबक सिखा सके। उनका प्लान काफी सिंपल था। उनमें से एक लड़का जंकू को परेशान करेगा, बुली करेगा, फिर वो आके उसे बचाएगा, जिसकी वजह से जंकू उस पर ट्रस्ट करेगी और उसे वो कहीं पर भी लेकर जा सकता है ट्रस्ट आने के बाद। अनफॉर्चुनेटली हिरोशी ने जैसा प्लान किया था वैसे ही होता है। एंड इसी के बाद जंकू को घर ले जाने के बजाय वो एक सुनसान फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पर हिरोशी अपना टाइम लेकर बार बार लगातार जंकू के साथ करता है। ये चीज यहाँ पे नहीं रुकती। वो पूरा सेटिस्फाई होने के बाद भी जंकू को वो वहां से उठाकर एक होटल रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपने कुछ फ्रेंड को कॉल करता है, जोई ओगुरा और याशुही वातेनाबे। जिसके बाद ये तीनों बारी बारी से जंकू का करते हैं। तुम में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि इनके अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से, ये तो सिर्फ छोटे से बच्चे हैं, ये कर कैसे सकते हैं इतना बेकार काम। ये बेकार काम करने का दम इनके अंदर इसलिए आया है क्योंकि ये इनका फर्स्ट टाइम नहीं था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले यही सेम चीज उन्होंने एक लड़की के साथ किया था। एंड जिसके बाद अगली सुबह हिरोशी जंकू को एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पर इस ग्रुप में यहाँ पे 3 लड़के हैं। पार्क में जाने के बाद वो 4 लड़के हो जाते हैं, जिसका नाम है नूबू, हारू, मिनाटो। यहाँ से ये चारों लड़के जंकू को मिनाटो के घर ले जाते हैं। एंड ये वही घर है जहाँ पे जंकू फरुता अगले 42 दिन रहने वाली है। एंड ये वही घर है जहाँ पे ये चारों लड़के अपने हैवानियत को एक एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाने वाले हैं। एंड इन चारों लड़कों ने जंकू फरुता के साथ ऐसी हैवानियत दिखाई है कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो यूट्यूब मेरे वीडियो को डाउन कर देगा, बट मैं जितना हो सके उतना पूरा बताने की कोशिश करूंगा। इन्होंने एक लिमिट रहती है वो क्रॉस कर लिया है, लोग सुन नहीं सकते, इन्होंने वो वहां पे किया है। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो और अगर आपको ये वीडियो डिस्टर्बिंग लग रहा है तो आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। और ये वीडियो बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग रहा है, तो मोटिवेट करने के लिए मुझे 1 लाइक और ऐसे ही अगर आपको स्टोरी सुनना है तो उसके लिए सब्सक्राइब कर दो।
अब स्टोरी पर वापस आते हैं। अब जुंकू को किडनैप हुए 3 दिन हो चुके हैं एंड उनकी बेटी 3 दिन से वापस नहीं आई, तो वो पुलिस के पास जाते हैं। अब इस पूरे चीज को रोकने के लिए वो जुंकू को फोर्स करते हैं कि वो घर पे कॉल करे और बोले कि वो किसी दोस्त के घर में है। और इतना करने के बाद वो चारों सेफ हो गए कि जुंकू फुरुता के पेरेंट्स आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। और मिनाटो के घर में मिनाटो के पेरेंट्स के सामने वो उसे खुद की गर्लफ्रेंड बता रहा था, क्योंकि वो उसे आगे भी रखना चाहता है घर में। लेकिन मिनाटो के पेरेंट्स समझ गए थे कि ये कुछ अलग बात है और उस घर में जाने के बाद वो चारों लोग उसे एक खिलौने की तरह ट्रीट करने लग गए थे। एंड ये चारों लोग पूरे दिन जंकू को मारते रहते थे और पूरे दिन करते रहते थे। एंड इस चीज की सबसे डरावनी बात यह है कि ये खुल्लम खुल्ला करते थे। ये सबको बताते थे कि हमारे पास एक ऐसी लड़की है जो हमने पेट बनाया है। एंड ये बाहर अपने दोस्तों को काफी चौड़ में बताते थे और फ्लेक्स करते थे। जिस लड़की को वो डेली मारते हैं उसका करते हैं और वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट भी करते थे। एंड शॉकिंग कर देने वाली बात यह है कि पहले कुछ दिनों में ही 100 से ज्यादा लोगों ने जुंकू फुरुता का किया था। और ना ही सिर्फ लड़के वहां पे आते थे, लड़कियां भी वहां पे आती थी उसके हाल देखने। एंड जब तक डे 7 स्टार्ट हुआ था, जुंकू फुरुता ने फाइट बैक करना बंद कर दिया था। वो लोग जंकू को 24 घंटे बिना कपड़े के रखते थे। वो हर रोज जंकू को मारते थे, उसे गालियां देते थे। कभी कभार तो वो लोग उसे घंटों के लिए फ्रिज में बंद करते थे एंड उसे बाहर तभी निकाला करते थे जब उनका मन करे उस करने का। एंड मुझे सबसे शॉकिंग बात ये लगी कि जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था, मिनाटो के घर में उसके पेरेंट्स और उसका बड़ा भाई मौजूद था। उनके सामने ये सारा इंसिडेंट हो रहा था और वो सिर्फ देख रहे थे। नोबू के बड़े भाई ने सिर्फ उसे वार्न किया था, तुम लोग इतना ज्यादा जंकू के साथ करोगे कि वो मर ना जाए सिर्फ। अब आप सोच रहे होगे कि उसके पेरेंट्स ने क्यों कुछ नहीं किया, क्योंकि वो लोग नोबू से डरते थे, क्योंकि नोबू भी उसी गैंग से था जिसमें हिरोशी था, जिसकी वजह से उसके पेरेंट और उसका भाई भी नोबू से डरते थे। एंड दूसरा रीजन ये भी है कि मियानो के घर वालों ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनका रेपुटेशन काफी ज्यादा था वहां पे। एंड जिसकी वजह से उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके घर में क्या हो रहा है वो आसपास लोगों को पता चले। एंड वो खुद की रेपुटेशन बचाने के लिए घर में कुछ भी हो रहा है उस पर चुप्पी बनाए रखे थे, जिसकी वजह से जंकू फुरुता के ऊपर जो वायलेंस हो रहा था वो कई हद तक बढ़ गया। एंड 10वें दिन तक जंकू फुरुता की बॉडी इतनी हेल्पलेस हो गई थी कि उसकी बॉडी गिव अप देने लग गई थी, क्योंकि लगातार मार खाने की वजह से जंकू फुरुता के जो नाक के वेसल्स थे वो फट गए थे और इसकी वजह से उसके नाक में खून जमा होने लग गया था, जिसकी वजह से वो प्रॉपर सांस भी नहीं ले पाती थी, जिसकी वजह से वो प्रॉपर खाना भी नहीं खा पाती थी और पानी भी नहीं पी पाती थी। एंड वो खाना पानी कर भी लेती थी फिर भी उसे उल्टी हो जाती थी वापस, और वो इतनी उल्टी करने लग गई थी कि जिसकी वजह से उसे सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया था। एंड ऊपर से जब भी जंकू उल्टी करती थी तो इन चारों को काफी ज्यादा गुस्सा आता था और ये वापस उसे मारने लग जाते थे। एंड ये जो सारी चीजें वो बार बार रिपीट होते रहती थी। एंड कभी कभार तो उसे बाहर बालकनी में रात भर सुला दिया जाता था। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जितने भी लड़कियां वहां पे आई थी उनमें से किसी भी लड़के या लड़की को जुंकू पर दया क्यों नहीं आई, उनमें से किसी ने भी जुंकू की मदद करने का डिसाइड क्यों नहीं किया। तो इसमें से एक इंसान था जिसने मदद करने का डिसाइड किया। एंड जब वो इंसान वहां पर जाकर विटनेस करता है कि ऐसे ऐसे चीजें जुंकू फुरुता के साथ हो रही है, तो वो जल्दी से पुलिस को फोन करता है। वहां पर जितनी भी चीजें होती है वो डिटेल में पुलिस वालों को बताता है। एंड पुलिस वाले कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद वहां पे चेक करने के लिए जाते हैं। बट पुलिस वाले जब चेक करते हैं तो मियानो की फैमिली काफी रेपुटेड है उस एरिया में। एंड पुलिस वाले मियानो की फैमिली के साथ बाहर से बात करके चले जाते हैं। उन्होंने घर के अंदर जाकर चीजें चेक करने का भी नहीं सोचा। पुलिस वालों ने सोचा कि ये काफी ज्यादा रेपुटेड फैमिली है तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते। पुलिस वालों ने सोचा कि ये किसी ने मजाक किया है रेपुटेड फैमिली के ऊपर दाग लगाने के लिए। एंड जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि पुलिस वाले थोड़ा अंदर जाके चेक कर लेते थे तो वो बच जाती थी। एंड इस पूरे इंसिडेंट के 10 दिन के बाद जंकू फुरुता की हालत टोटली खराब हो गई थी। अब उसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी कि वो अच्छे से खुद से चल भी नहीं पाती थी। जिसके बाद उन चारों लड़कों ने उसके पैर के ऊपर लाइटर फ्लूइड डाल के उसके पैर को जला दिया। और जब भी वो चारों लड़के मिलकर जंकू को मारते थे तो ज्यादातर वो उसके पैर को टारगेट बनाते थे ताकि वो बिल्कुल भाग ना सके और भागने का सोचे भी ना। एंड उन लोगों की हैवानियत इतनी ब्रूटल हो गई थी कि उन्होंने उसके हाथ तक नहीं छोड़े। उन चारों ने जिम के डंबल को उसके हाथों पर बार बार गिराया, जिसकी वजह से उसके हाथों की हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थी। और ये चारों यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने उसके हाथों के नाखून तक उखाड़ दिए, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को खुद से उठा नहीं पाती थी, यहाँ तक कि वो पकड़ भी नहीं पाती थी किसी चीज को। और उन चारों लड़कों ने उसे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि वो बोर हो गए थे। और इस पूरे चीज के बाद वो नया तरीका निकालते उसे टॉर्चर करने का। वो लोग उसके सर को फ्लोर से थोड़ा ऊपर रखते हैं और उसमें से एक लड़का उसके चेहरे पे ऊपर कूदता है, जिसकी वजह से उसका सर जोर से उस फ्लोर से टकराता है। आप सिर्फ इमेजिन करो कि कितना डैमेज उसके चेहरे पे और उसके सर को लग रहा होगा। और मैं इस चीज को पूरा इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब तक डे 30 आ चुका है और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो बराबर वॉशरूम भी नहीं कर पाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन चारों ने उसके प्राइवेट स्पॉट को जला के रख दिया था। सिगरेट लाइटर से ये पूरा काम
किया गया था और उसके प्राइवेट पार्ट में जबरदस्ती फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को डाला गया था। कई सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ उन्होंने कई सारे फटाकों को भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाला था। और वो यहाँ तक लिमिटेड नहीं रहे, उन्होंने फटाके को उसके आगे पीछे मुंह में और यहाँ तक कि कान में भी डाल के फोड़ा था। और इस पॉइंट तक वो पूरी तरीके से बहरी हो गई थी। जुंकू फुरुता के दोनों भी हाथ टूट चुके थे, दोनों पैर जले हुए थे, जिसकी वजह से वो सिर्फ रेंग पाती थी। और अगर उसे टॉयलेट भी जाना रहता था तो उसे रेंग कर ही टॉयलेट तक जाना पड़ता था। और उसे पास की 2-3 मीटर के टॉयलेट तक जाने के लिए आधे से ज्यादा घंटे लग जाते थे। एंड जब जुंकू फुरुता के डेड बॉडी को एग्जामिन किया गया प्रॉपर, तो पता चला कि उसका ब्रेन का साइज श्रिंक हो गया था। अब जुंकू फुरुता की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन चारों को वो अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी और उन चारों को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड जिसके बाद ये चारों लड़के एक 19 साल के लड़की को किडनैप करते हैं और उसका गैंग रेप करते हैं। एंड ये इतना शॉकिंग इसलिए है कि ये सिर्फ 17 साल के बच्चे कर रहे हैं। एंड अगर आप जुंकू फुरुता के आर्टिकल को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें डिटेल में लिखा है कि क्या और कैसे हुआ था जुंकू फुरुता के साथ। और वो सारी चीजें इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि पूरे सिचुएशन को इमेजिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो मैं उस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ के बताऊंगा कि जुंकू फुरुता के साथ क्या क्या हुआ था। तो जुंकू फुरुता का दिन रात हुआ करता था। 100 से ज्यादा लड़कों ने उसका किया था। एंड कभी कभार तो 12 से ज्यादा लड़के उसका एक दिन में किया करते थे। जुंकू फुरुता को हमेशा बिना कपड़ों में रहना पड़ता था और जिन भी मर्दों ने उसका किया था वो उस पे पेशाब करते थे। कभी कभार तो उसे मास्टरबेट करके दिखाना पड़ता था ताकि उसके अटैकर्स उसे देखकर एंजॉय कर सके। एंड उसके बाद उसे बुरी तरीके से मारा जाता था, कभी लोहे के रॉड से, कभी गोल्फ स्टिक से, कभी लकड़ी की स्टिक से और कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। उसके पूरे बॉडी पर कई सारी जगहों पर डंबल गिराया गया था। उसके सर को और मुंह को कई बार दीवार से ठोका गया था। एंड कई बार उसके चेहरे पर पिघलता हुआ मोम डाला गया एंड स्पेशली उसके आंखों पर। यहाँ तक कि उन चारों ने सिगरेट लाइटर से उसके आंखों के पलकों को भी जला दिया था। उसके बॉडी के अंदर कई सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डालने का ट्राई किया गया था, जैसे कि बॉटल्स, टूटे हुए कांच के बॉटल्स, नीडल्स, आयरन रॉड्स, यहाँ तक कि उन्होंने चिकन को भी डाला था। और ऐसे कई सारी चीजें हैं जो मुझे बताना नहीं है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड जुंकू फुरुता को बहुत ही कम खाना पीना दिया जाता था क्योंकि वो बार बार उल्टी करती थी। एंड कभी कभार तो वो चारों लड़के जुंकू फुरुता को फोर्स करते थे कॉकरोच खाने के लिए एंड पेशाब पीने के लिए भी। एंड उन्होंने कई सारे फटाकों को उसके प्राइवेट पार्ट में डालकर जला दिया था। उसके बॉडी के लेफ्ट निपल को भी फ्लायर की मदद से उखाड़ लिया गया था। जुंकू फुरुता को जमीन पर सीधा लेटाकर उसके ऊपर डंबल फेंका जाता था। एंड जब भी वो डंबल उसके पेट पे गिरता था तो उसका बॉडी फ्लूइड बाहर आ जाता था। यहाँ तक कि उसे सीलिंग पर लटकाकर उसे एज अ पंचिंग बैग यूज किया जाता था। उसे फ्रिज के अंदर कई घंटों के लिए रखा गया था और उसके ब्रेस्ट पर कई सारे नुकीली सुइयां चुभाई गई थी। एंड कभी कभार तो वो सुई को वहां पर ही छोड़ दिया जाता था। उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट और लाइटर से जला दिया गया था। एंड जो मैं आगे बोलने वाला हूँ उसे देखकर उन चारों की हैवानियत आपको एक्सट्रीम लेवल में समझ आएगी। उन चारों ने एक गर्म बल्ब लिया और उसके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट किया एंड उस बल्ब को तब तक घुमाया जब तक वो अंदर टूट नहीं गया। एंड इस पॉइंट तक उसके बॉडी को पहचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जुंकू फुरुता एक डिफरेंट पर्सन में बदल गई थी, कोई उसे देखकर पहचान ही नहीं पाता था। उसके पूरे बॉडी से जले हुए मांस की बदबू आती थी एंड उसके जेनिटल पार्ट्स में जो इंजरी हुई थी उससे लगातार ब्लीड होते रहती थी। एंड वो पूरी ब्लीडिंग 24/7 हो रही थी अब तक। अब जुंकू फुरुता को उस घर में रहते हुए 40 दिन हो चुके हैं। अब न्यू ईयर का दिन था और वो अंदर से इतनी टूट चुकी थी और अकेला फील कर रही थी कि वो भीख मांग रही थी कि मुझे मार डालो। एंड इस पूरे चीज के 3 दिनों के बाद उन्होंने फोर्स किया जुंकू फुरुता को कि वो उसके साथ गेम खेले। एंड इतनी बेकार कंडीशन होने के बावजूद उसने गेम खेला और जुंकू फुरुता ने उन चारों को हरा दिया, जिसकी वजह से उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मेटल रॉड लिया और उसे मारना स्टार्ट कर दिया। एंड इस बार इन चारों ने लाइटर फ्लूइड को लिया और उसके हाथों पर, पैरों पर, यहाँ तक कि उसके पेट पर, चेहरे पर और यहाँ तक कि इवन उसके आंखों के अंदर भी डाला था। एंड जिसके बाद उन्होंने एक मोमबत्ती लेकर उसके चेहरे को जला दिया था। अब जुंकू फुरुता के अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, फिर भी उसने जैसे तैसे उस आग के लपटों को बुझाने की कोशिश किया पर वो नाकाम रही। ये सारी चीजें वहां पे 2 घंटे तक चली, जिसके बाद फाइनली जुंकू फुरुता की मौत हो गई। एंड इस इंसिडेंट के बाद वो सारे लड़के काफी ज्यादा डरने लग गए कि अगर एक केस के चार्जेस हमारे ऊपर लग गए तो हमें डेथ सेंटेंस ना मिल जाए। एंड इस पॉइंट पर उनके दिमाग में एक प्लान आया। उन चारों ने एक बड़े से आयरन बैरल लिया, उसके अंदर उसकी बॉडी डाली और उसके अंदर सीमेंट डाल दिया। एंड उस बैरल को उन्होंने एक अर्बन प्लेस में जाके छोड़ दिया। लेकिन जल्दी जल्दी में उन चारों ने एक चीज मिस कर लिया था कि जुंकू फुरुता के बाल बाहर निकल रहे थे, जो वो लोग नोटिस नहीं करते। एंड ये इतना बड़ा पॉइंट भी नहीं है और पुलिस इन्हें पकड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, तो क्या बेसिस पर पकड़ेगी। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट का जो मेन बंदा था हिरोशी, वो बेवकूफ निकलता है क्योंकि एक दिन अचानक पुलिस वाले हिरोशी के पास जाते हैं और रिसेंट गैंग
के बारे में पूछताछ करते हैं, जो चीज इन्होंने किया था उस 19 साल के लड़की के साथ। लेकिन उसे लगता है कि पुलिस वाले जुंकू फुरुता के बारे में उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन डर के मारे वो पुलिस को सब कुछ बता देता है कि उसने क्या क्या किया था और कैसे कैसे हुआ था। उसने डिटेल में बताया कि जुंकू फुरुता को कहाँ दफनाया था, कैसे दफनाया था, जिसके बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है एंड अब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी एंड पूरी इंफॉर्मेशन हिरोशी से ले लिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने बाद में उन 3 लड़कों को अरेस्ट किया। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन चारों से इंफॉर्मेशन लिया और उस बैरल को भी ढूंढ लिया एंड जब उस बैरल को तोड़ा गया तो फाइनली उन्हें जुंकू फुरुता की बॉडी मिलती है एक बेकार हालत में। जुंकू फुरुता की बॉडी ऐसे हालत में मिली थी कि आप अंदर से लाल हो जाओगे एंड जिसके बाद पुलिस वाले ने जुंकू के पेरेंट्स को बताया कि आपके बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था एंड जैसे ये पूरी बात जुंकू के माँ को पता चली कि उनके बेटी के साथ ऐसे ऐसे चीजें हुई है, वो वहां पर ही बेहोश हो गई थी। मतलब जुंकू फुरुता के माँ को मेंटली इतना ट्रॉमा हुआ था कि उन्हें कई दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े थे एंड जब जुंकू फुरुता की ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है तब पूरी दुनिया को पता चलता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। छोटे छोटे कांच के टुकड़े उसके नसों में मिले थे एंड वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी एंड ये इतना हॉररफाइंग केस इसलिए है कि इस बात से जान लो कि उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। उसके फिंगरप्रिंट को यूज करके पता किया गया कि वो कौन थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना भयानक क्राइम किया, इतना भयानक इंसिडेंट किया है तो इनके साथ कुछ बेकारी होगा एंड इनको काफी इंटेंस और खौफनाक वाली सजा सुनाई गई होगी। एटलीस्ट इनको मौत की सजा तो पक्का सुनाई गई होगी। एंड इस पॉइंट पर आते तक ये केस मेरे लिए काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बन जाता है। अब ध्यान से सुनो कि क्या हुआ है। इन्होंने एक भयंकर क्राइम तो किया, एक भयानक इंसिडेंट किया है पूरे जापान का, फिर भी ये बच्चे ही है। ये लोग अभी भी बच्चों के कैटेगरी में आते हैं, बड़ों के नहीं। और जापान का कोर्ट उन्हें इतनी भयंकर सजा या कठोर सजा दे ही नहीं सकती जितनी भयंकर सजा वो एक एडल्ट को दे सकते हैं। ठीक है, ये लोग बच्चे हैं, यहाँ तक कि कोर्ट वाले इनके नाम को भी पब्लिक नहीं कर रही थी क्योंकि ये लोग तो सिर्फ बच्चे हैं, इनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। लेकिन इस टाइम पे मीडिया ने काफी अच्छा काम किया था और जैसे उन्हें नाम पता चला उन्होंने कई जगह पब्लिश किया और लोगों के अंदर गुस्सा भरा पड़ा था। मीडिया ने जल्दी से जैसे उनका नाम पता चला और वैसे ही पता किया कि ये दिखते कैसे है और पब्लिश कर दिया। कोर्ट के हिसाब से ये चारों इंसान है और इनके ऊपर कोई भी ह्यूमन राइट अफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। एंड जब ये केस कोर्ट रूम में चला था तो कई सारे लोग बयान सुनते ही बेहोश हो गए थे एंड कोर्ट रूम में सारे लोग सोच रहे थे कि ये बच्चे इतने भयंकर काम, भयानक काम कर ही कैसे सकते हैं। एंड उन चारों ने इतना भयानक काम करने के बाद भी उन्हें कोई अफसोस नहीं था कि उन्होंने इतना भयंकर काम किया है। एंड इतना कुछ सुनने के बाद भी कोर्ट ने स्टिल उन्हें इतना कम सजा दिया कि वो बिलीव करते हैं कि वो सिर्फ बच्चे हैं, आगे जाके वो सुधर जाएंगे। उन्हें पूरे कोर्ट में एज अ बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। लेकिन जब कोर्ट रूम पे सवाल उठने लग गए कि तुम इतना भयंकर इंसिडेंट होने के बावजूद इतनी कम सजा कैसे दे सकते हो, तब जाके थोड़ी बहुत सजा उनकी बढ़ाई गई थी क्योंकि उन चारों को मर्डर चार्ज के ऊपर अरेस्ट ही नहीं किया गया था। उन चारों को ये बोल के अरेस्ट किया गया था कि हमें एक बॉडी मिली है जिसके बॉडी पर कई सारे इंजुरीज है जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी है। मतलब इस सेंटेंस को क्लासिफाइड करूं बराबर तो उनके हाथों से गलती से कोई मर गया है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जानबूझकर किसी को मारा है। और आप देखोगे कि जापान का कोर्ट सिस्टम काफी अलग है। वो सजा देने में बिलीव नहीं करते, वो लोगों को सुधारने में बिलीव करते हैं। वो सोचते हैं कि लोगों को सजा दिया जाए, मतलब लाइफ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस, तो वो कभी सुधर ही नहीं पाएंगे। किसी भी इंसान को सुधरने का मौका मिलना चाहिए और कोर्ट इन चारों को सजा देने में नहीं सुधारने में बिलीव कर रही थी तो उन्हें काफी कम सजा मिली थी। हिरोशी को 20 साल की सजा सुनाई गई थी और मिनाटो को सिर्फ 7 साल की एंड नाबो को 9 साल की और जोगरा को सिर्फ 9 साल की सेंटेंस सुनाई गई थी। एंड सबसे क्रेजी बात ये थी कि कोर्ट रूम ने इन्हें कई कम सजा सुनाई गई थी। ये सारी सजा जो सुनाई गई थी वो कोर्ट पे प्रेशर डालने के बाद सुनाई गई थी, वरना ये तो शायद से 2-3 साल में ही छूट जाते थे। एंड ये सारा सिचुएशन सुनने के बाद लगता है कि जुंकू फुरुता के जो केस थी उसका हैप्पी एंडिंग बिल्कुल नहीं है। अब हम इस केस के एंडिंग में आ चुके हैं एंड अब वो पूरे तरीके से आजाद हो चुके हैं। अब उनकी सजा पूरी खत्म हो चुकी है और वो आजाद पंछियों की तरह इधर उधर घूम रहे हैं पूरे जापान में। एंड ये पूरा सुनने के बाद काफी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि इतना बेकार काम करने के बावजूद वो आराम से घूम रहे हैं और अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको इतनी स्टोरी पता होगी पहले से ही तो आपने इस वीडियो को यहाँ तक डायरेक्टली स्किप किया होगा। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि वो चारों की जिंदगी में बताऊंगा कि वो कैसी चल रही है और वो क्या कर रहे हैं। तो जितनी भी उन चारों को सजा मिली थी उससे भी कम समय में वो वहां से बाहर निकल गए थे। एंड जब वो जेल से निकले तो उन्होंने सबसे पहले अपना नाम चेंज किया। तो सबसे पहले इस कांड के मेन लीडर का नाम हिरोशी मियानो, उसने अपना नाम चेंज करके हिरोशी ओकायामा कर दिया और ओगरा ने अपना नाम चेंज करके कामासाकु रख दिया। एंड नोबुहारू मिनाटो ने अपना नाम चेंज करके शिंजी मिनाटो कर दिया। एंड इसमें से चौथा इंसान नाबो ने अपना नाम चेंज नहीं किया। तो सबकी एक एक करके बात करूं तो
हिरोशी जब जेल में गया था तो उसके पेरेंट ने वो जगह छोड़ दिया था जहाँ पे वो रह रहे थे एंड उन्होंने अपना घर बेच के उससे जितना भी पैसा आया था वो जुंकू फुरुता के पेरेंट्स को दे दिया था एंड वो पूरा पैसा 50 मिलियन था। एंड जब हिरोशी बाहर निकला जेल से तब वो छोटी मोटी नौकरी करने लग गया, जिसके बाद उसे वो नौकरी बोर लगने लग गई और उसने दूसरा जॉब किया। वो एक फ्रॉड जॉब था और 2013 में उसे पुलिस वालों ने वापस अरेस्ट किया था बिकॉज वो अपने फ्रॉड से काफी ज्यादा पैसा बना रहा था। एंड इस बार उन्होंने अपने गलतियों से सीखकर पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया और वो चुपचाप बैठा रहा क्योंकि उसे पता था कि मैं अगर इस बार कुछ बोल दूं तो फंसूंगा कुछ अलग केस में और बनेगा कुछ अलग केस। और जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके बारे में कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। एंड अभी हिरोशी बॉक्सिंग और जूडो में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है एंड वो हर बार कई सारे अलग अलग नाम यूज करते रहता है ताकि उसे कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो कौन था और पिछली बार उसका नाम क्या था। एंड वो हर बार किसी भी कंपटीशन में जाता है या जिम के लिए जाता है तो लोग उसे पहचान जाते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज कर लिया है जिससे वो छुप ही नहीं सकता। ऐसा क्राइम, ऐसा इंसिडेंट जो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद दूसरे पर्सन पे आते हैं जोगरा पे। उसके पेरेंट्स ने कई सारे पैसे जमा किए थे ताकि वो पूरे पैसे जुंकू के पेरेंट्स को दे सके, पर उन्होंने मना कर दिया था। वो किसी भी पेरेंट्स से पैसे लेने से मना कर रहे थे। एंड जब जोगरा 1999 में जेल से बाहर निकला था तो उसने जैसे तैसे शादी कर लिया था, जिसके कुछ दिनों के बाद उसका वापस डिवोर्स हो गया और वो गैंग एक्टिविटी में वापस चले गया। उसने कई बार जॉब पे अप्लाई किया था एंड कई बार वो जॉब पे लग भी गया था, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि उसने क्या किया था वो जल्दी से जल्दी उसे जॉब से निकाल देते थे। एंड जोगरा के साथ एक बहुत वियर्ड चीज हो गई। जैसे वो जेल से निकला तो एक पेरेंट ने उसे अडॉप्ट कर लिया क्योंकि कुछ लोग थे जो इस केस के लिए इन लोगों के सपोर्ट में थे और जिसकी वजह से एक फैमिली ने इसको आराम से अडॉप्ट कर लिया। एंड उसका जो वो नाम था वो यहाँ से ही आया था। एंड जब जोगरा 31 साल का हुआ था तो उसे वापस अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने एक इंसान का किडनैप किया था एंड उसने उस आदमी को बहुत मारा था क्योंकि उसके नजर में उस आदमी ने उसके गर्लफ्रेंड को छेड़ा था। एंड जब उसने उसका किडनैप किया था और उसे मार रहा था तो उसने कहा कि ये मेरे लिए नया नहीं है, इससे पहले भी मैंने एक मर्डर किया है। मतलब ये सुन के आप समझ सकते हो कि उसे आज भी कोई शर्म नहीं है। जो भी उसने किया था वो आज भी उसे चौड़ में बताता है। एंड उसने उसे मारते वक्त ये भी कहा था कि उसे बराबर पता है कि पुलिस वालों के नजरों में कैसे अच्छा बना जाता है और सबूत को कैसे मिटाया और छुपाया जाता है। एंड उसने यहाँ तक ये भी कहा कि मैं कोर्ट को आराम से बहका सकता हूँ। मतलब ऐसा समझ लो कि उसके नजरों में ये सारा चीज एक अचीवमेंट था। एंड इससे ये पता चलता है कि जापान का जो सुधारने वाला सिस्टम है वो बेवकूफ है, वो बेकार है, क्योंकि जो इस लेवल का बिगड़ा हुआ है वो कैसे ही सुधर सकता है। एंड ये एक एग्जांपल सेट करता है कि बेकार लोग बेकार ही रहते हैं। एंड जब जोगरा जेल गया था तो उसके माँ बाप ने जुंकू फुरुता के कब्र को तहस नहस कर दिया था क्योंकि उसका कहना था कि जुंकू फुरुता के वजह से उसका बेटा जेल गया एंड उसके बेटे की जिंदगी उसकी वजह से पूरी तरीके से बिगड़ गई। एंड जो पैसा जोगरा के पापा ने जमा किए थे जुंकू फुरुता के पेरेंट्स को देने के लिए, वो आगे जाके जोगरा के नए पेरेंट्स ने उस पैसे को उड़ा दिया लग्जरी आइटम पर। एंड इस बंदे को कोई भी शर्म नहीं है, ये आगे जाके सबको बताते रहता है चोट में और फ्लेक्स करते रहता है कि मैंने ऐसे ऐसे किया है एंड क्या क्या चीजें किया था और कैसे कैसे किया था। एंड इस लिस्ट का जो थर्ड बंदा है नूबो, उसे दरअसल 1996 में रिलीज कर दिया गया था। एंड जेल से निकलने के बाद इसने कोई भी अगला क्राइम कमिट नहीं किया। एंड कहते हैं कि नाबो ने सोसाइटी को पूरी तरीके से लीव कर दिया था एंड ये पूरी तरीके से जेल से निकलने के बाद आइसोलेट हो गया था। एंड नूबू के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया, कहाँ रहता है और क्या करता है। एंड इस लिस्ट का फोर्थ बंदा है मिनाटो। एंड ये बंदा काफी ज्यादा वियर्ड है। ये अभी भी ऑनलाइन एक्टिव है ट्विटर पर, मतलब जो अभी एक्स बन चुका है, जिस पर ये कई सारे अलग अलग थ्योरीज डालते रहते हैं कि पुलिस उसे क्यों पकड़ना चाहती है। एंड इसके कमेंट सेक्शन में ज्यादातर गालियां ही भरे पड़े रहते हैं। एंड ये माफी मांगते रहता है कि मैंने जो भी किया गलत किया, पर कोई उसे घंटा भाव नहीं देता। उसके कमेंट सेक्शन में गालियां देते ही रहते हैं क्योंकि उसने जो काम किया है उसके लिए माफी देना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। एंड जैसे हमें पता है कि इन चारों के साथ कई 100 लड़के थे पर उनका कुछ पता नहीं चला है। एंड वो कौन थे किसी को नहीं पता। एंड पुलिस में से उन्होंने एक को भी अरेस्ट नहीं किया था। सो आपको पता लग गया होगा कि ये चारों क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। और इस केस को अभी तक 30 साल हो चुके हैं। ये केस काफी ज्यादा पुराना है, पर जब भी इस केस के बारे में जानने के लिए मिलता है अंदर से खून खोलता है। एंड पूरी स्टोरी जानने के बाद लोगों का दिमाग खराब होता है और वो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं। एंड ये वीडियो बनाते वक्त मेरे दिमाग में काफी ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग आए थे एंड ऐसे ऐसे थिंग्स आए थे कि ये क्या हो रहा है और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से वो शब्द ही नहीं निकल रहे थे जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। लेकिन मुझे आपको ये स्टोरी बतानी थी कि जापान का सबसे हॉररफाइंग इंसिडेंट क्या था। और अच्छे से कहूँ तो ये पूरी दुनिया का सबसे हॉररफाइंग इंसिडेंट है। और अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने जो वीडियो में दिया वो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही क्राइम इंसिडेंट वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा।